स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कि हकीकत क्या है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। एक अकेला सब पर भारी, नंबर तो सिर्फ एक है, लेकिन इसी में सबसे ज्यादा ताकत है। आप कहेंगे कि कैसे? नरेंद्र मोदी बार बार एक नारा जरूर लगाते हैं कि एक है तो सेफ हैं। इस नारे को सुनते ही विरोधियों में भय का माहौल हो जाता है। इस एक नंबर से भय का माहौल है क्यों? नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि एक हो जाओ तो किसी को डरा रहे हैं या समझा रहे हैं। मोदी विरोधियों को इसमें हिंदू मुसलमान समझ आता है। सच क्या है? सच ये है कि इसमें जान और जहान का मामला है। मोदी ने जो बातें आज महाराष्ट्र के लोगों को समझाई, वो पूरे राष्ट्र को सुननी चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ महाराष्ट्र या हिंदुस्तान का नहीं है, यह इससे कहीं आगे का है। इसके लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनना चाहिए। एक एक बयान को आंखें खोलकर देखना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए आप। सामने हजारों मुसलमानों की भीड़ है। मंच पर एक हिंदू युवक बैठा है, अगल बगल मौलाना बैठे हुए हैं और बांग्लादेश में खुलेआम ऐसे मंच सजाकर एक युवक का धर्मांतरण करवाया जा रहा है। उसे हिंदू से मुसलमान बनाया जा रहा है। इसीलिए तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं। एक है तो सेफ है, एक है तो, एक है तो, एक है तो, एक हैं तो सेफ हैं। यह नारा हिंदू मुसलमान करने वाली थ्योरी से भी बहुत बड़ा नारा है। नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, मोदी के विरोधी कर रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि मोदी का एक हैं तो सेफ है का नारा कैसे पूरी दुनिया के हिंदुओं पर लागू हो रहा है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जब हिंदुस्तान में बैठकर एक हैं तो सेफ हैं और बटेंगे तो कटेंगे वाली थ्योरी देते हैं, तो उसका असर सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं होता। उसका असर 1835 किलोमीटर दूर ढाका में भी होता है, 676 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भी होता है। उसका असर 11,613 किलोमीटर दूर कनाडा के टोरंटो में भी होता है और उसका असर 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में भी होता है। यह दुनिया की वो चुनिंदा लोकेशन है जहां हिंदू खतरे में हैं। और इस वक्त हिंदुओं पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है बांग्लादेश में, जहां खुलेआम हिंदुओं का कत्लेआम चल रहा है, हिंदुओं पर जुल्म सितम चल रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं के हालात देखकर रोना आता है। इस वीडियो में अपनी चोट दिखा रहे ये सारे लड़के बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के हैं। चटगांव में पुलिस और फौज ने इन्हें कितनी बेरहमी से पीटा है, ये सबको बता रहे हैं। बांग्लादेश की आर्मी यहां हिंदुओं पर किस तरह से जुल्म कर रही है, इसकी कुछ नई तस्वीरें आई हैं। यह वीडियो किसी ने अपनी छत से बनाया है। देखिए कैसे बांग्लादेश की आर्मी और पुलिस हिंदुओं को उनके इलाके में घुसकर पीट रही है। उन्हें खदेड़ा जा रहा है, ऐसे पीटा जा रहा है जैसे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा जुल्म किया हो। चटगांव की सड़कों पर हिंदुओं को ऐसे ही दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। असल में जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, उसके बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा तेज हुई तो उनके पक्ष में एक संस्था खड़ी दिखी। उसका नाम है स्कॉन। वही स्कॉन जो पूरी दुनिया में कृष्ण मंदिर चलाती है। स्कॉन ने बांग्लादेश में हिंदुओं को एकजुट करने का काम किया। स्कॉन ही था जिसने पूरे बांग्लादेश में सेव हिंदूज के नाम से कैंपेन चलाया। न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि इस कैंपेन को बांग्लादेश से बाहर भी खूब वायरल कराया। स्कॉन की वजह से ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार दुनिया के सामने आए। इसी वजह से बांग्लादेश के इस्लामिक जिहादियों के लिए स्कॉन इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए पूरे बांग्लादेश में स्कॉन के खिलाफ प्रचार हो रहा है। स्कॉन को बंद करने की बातें हो रही हैं। আমরা কেন এটার বিরুদ্ধে রাজপথে নেমে আসি?
আমরা ইনকিলাব করতেও চেয়েছিলাম আজকে একটি শান্তিপূর্ণ মানববন্ধন করার জন্য, কিন্তু বৃহত্তর জুলাই বিপ্লবের স্পিরিটকে সাথে নেওয়ার কারণে আমরা ইসকনের ফাঁদে পা দেই নাই। বাংলাদেশের সকল আপামর জনসাধারণ, বিশেষ করে দেশপ্রেমিক মুসলমান এবং আলেমদের কাছে বিনীত অনুরোধ করে আপনারা ইসকনের ইসকনের পায়ে আপনারা তাদের ফাঁদে পা দিবেন না, কারণ তারা চাচ্ছে। अब जब इस्लामिक विरोधी खुलेआम ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्कॉन के खिलाफ प्रचार करेंगे तो फिर स्कॉन पर तो हमले होंगे ही और हिंदुओं पर भी। चटगांव में यही हुआ। यहां एक मुस्लिम दुकानदार ने स्कॉन के खिलाफ अपशब्द कहे, स्पीच वायरल हुई तो हिंदुओं ने उसकी दुकान के बाहर प्रदर्शन किए। बस फिर क्या था, इसी के बाद बांग्लादेश की पुलिस और सेना ने हिंदुओं को बुरी तरह से मारा पीटा। चटगांव की हजारी गली की सैकड़ों हिंदुओं की दुकानों को सील कर दिया गया है। यह बांग्लादेश का सबसे बड़ा जौहरी बाजार बताया जाता है, जहां जौहरियों की सैकड़ों दुकानें हैं और ज्यादातर के मालिक हिंदू हैं। लेकिन स्कॉन भी हार नहीं मान रहा, झुकने के लिए तैयार नहीं है। পাশাপাশি আমরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলা, নির্যাতনের প্রতিবাদ এবং সনাতনীদের প্রতিমা, বাড়িঘর, দোকানপাট ভাঙচুর, লুট, অগ্নিসংযোগ, শিক্ষকদের লাঞ্ছনা করে অব্যাহতি দেওয়া, ধর্ষণ সহ বিভিন্ন অপরাধের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাচ্ছি। সেই সাথে অনতিবিলম্বে সনাতনীদের উপর নির্যাতন, হামলা, মামলা বন্ধ করার জন্য বর্তমান প্রশাসনের প্রতি সবিনয়ে অনুরোধ করছি। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যারা গুজব ছড়িয়ে অথবা উল্লেখিত যৌক্তিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সহ ইসকনকে ভারতীয় র বা বিভিন্ন রাজনৈতিক ট্যাগ লাগিয়ে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন, ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसे इस्कॉन संस्था या कोई भी दूसरा हिंदू अपनी आंखों से कैसे देख सकता है? ये बांग्लादेश के लाल मोनिरहाट जिले की तस्वीरें हैं, जहां एक हिंदू लड़के को मुसलमान बनाया गया। 23 साल के इस लड़के का नाम उत्पल कुमार रॉय था। खुलेआम मजमा लगाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। देखिए कैसे उससे कलमा पढ़ाया जा रहा है। जैसे ही कन्वर्जन का कार्यक्रम पूरा हुआ तो तुरंत अल्लाहू अकबर के नारे लगने लगे। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी को कहना पड़ता है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कांग्रेस ने जब धर्म के नाम पर ऐसे ही साजिशें रची थी तो देश का बंटवारा हो गया था। अब कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। भारत के खिलाफ इससे बड़ी साजिश कोई और नहीं हो सकती। आप मुझे बताइए, आदिवासी जब एकजुट रहेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। नरेंद्र मोदी भले ही फिलहाल चुनावों की बात कर रहे हों, महाराष्ट्र की बात कर रहे हों, लेकिन मोदी की ये सारी बातें इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में भी समझ में आती हैं। जो मोदी कह रहे हैं उसका सबसे बड़ा सैंपल तो इस वक्त बांग्लादेश में ही दिखता है, जहां हिंदुओं पर पिछले 3 महीने में सबसे बड़ी आफत टूटी हुई है। दुनिया में इस वक्त लड़ाई ही
बहुसंख्यक इस्लाम वर्सेस ऑल के इकोसिस्टम की है और इस्लामिक इकोसिस्टम को जो कोई भी चैलेंज करता है वो उसके खिलाफ हो जाता है, फिर चाहे वो दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, दुनिया का कोई भी देश हो। मिडिल ईस्ट में यहूदियों के इकोसिस्टम ने इस्लामिक इकोसिस्टम को चैलेंज किया हुआ है, तो पूरी दुनिया के मुसलमान इस धरती से इजराइल का अस्तित्व मिटाने पर तुले हुए हैं। इसी तरह से बांग्लादेश में इस्लामिक इकोसिस्टम को इस्कॉन जैसा सनातनी इकोसिस्टम चैलेंज करता है तो वो उसी के खिलाफ हो जाता है, उसी को बैन करने की मांग करने लगता है। इस्लामिक इकोसिस्टम की खासियत यह भी है कि वो जिस देश में कमजोर होता है वहां आसानी से अपना साथी भी खोज लेता है, और इसका उदाहरण है कनाडा, जहां इस्लामिक और खालिस्तानी इकोसिस्टम मिलकर हिंदुओं और यहूदियों के खिलाफ काम कर रहा है। हिंदुस्तान में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई और मोदी ने खुलेआम हिंदुओं की हिंदू इकोसिस्टम की बातें करनी शुरू की, तो पूरी दुनिया में फैला इस्लामिक इकोसिस्टम घबरा गया, उसे डर लगने लगा। उसे अब यह लग रहा है कि उनके खिलाफ नरेंद्र मोदी एक बड़ा चैलेंज दे रहे हैं, मोदी का भारत एक बड़ी चुनौती दे रहा है। इसीलिए कनाडा जैसे देशों में हिंदुओं को टारगेट किया जाना शुरू हुआ, और आपने नोट किया होगा कि कनाडा के हिंदू मंदिरों पर हमले पिछले 2 साल के अंदर ही शुरू हुए हैं। कनाडा में 2022 में 4 हिंदू मंदिरों पर हमले हुए, श्री हनुमान मंदिर, मां चिंतपूर्ण मंदिर, गौरी शंकर मंदिर और जगन्नाथ मंदिर। जबकि 2023 में 2 मंदिरों पर हमले हुए, भारत माता मंदिर और गौरी शंकर मंदिर। लेकिन इस हिंदू विरोधी इकोसिस्टम को चैलेंज करने के लिए भारत के पास मोदी है, और इसीलिए यह इकोसिस्टम थोड़ा घबराया हुआ सा है। यह इकोसिस्टम का ही असर है कि कनाडा में दिवाली खत्म होने के 1 हफ्ते बाद वहां के नेता प्रतिपक्ष दिवाली मना रहे हैं। इनका नाम है पियरे पॉलिवरे, जो अपने घर में दिवाली सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और जब यह इकोसिस्टम देखता है कि दुनिया के सबसे ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली देश का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन रहा है, तो ये और ज्यादा घबराने लगता है। उसे यह भी दिखता है कि डोनाल्ड ट्रंप जीतने के बाद जिन गिने चुने वर्ल्ड लीडर से बात करते हैं, उनमें नरेंद्र मोदी सबसे ऊपर हैं। इस बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी और भारत की खूब तारीफ करते हैं। दुनिया यह भी देख रही है कि ये दोनों लाइक माइंडेड हैं, यानी एक जैसा ही सोचते हैं और एक जैसे ही विचार रखते हैं। चाहे वो युद्ध हो, आतंकवाद हो, राष्ट्रवाद हो या इस्लामिक कट्टरपंथ हो, मोदी और ट्रंप के विचार मिलते हैं। इसीलिए इस्लामिक इकोसिस्टम में खलबली मची हुई है। उन्हें यह भी नजर आ रहा है कि आने वाले समय में जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी कैबिनेट बनाएंगे तो उसमें भारतवंशी भी शामिल होंगे, वो भारतवंशी जो ट्रंप और मोदी दोनों के समर्थक हैं, जिनमें सबसे ऊपर नाम चल रहा है काश पटेल का, जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में CIA चीफ बन सकते हैं। इसके अलावा ट्रंप की कैबिनेट में भारतवंशी विवेक रामास्वामी को भी जगह मिल सकती है। रिपब्लिकन नेता बॉबी जिंदल को भी ट्रंप की कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना है। जाहिर तौर पर इससे पूरी दुनिया में हिंदू इकोसिस्टम और ज्यादा मजबूत होगा, और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप तो अपने पहले टर्म में चुने जाने से पहले से हिंदुओं और भारत की खूब तारीफ करते रहे हैं। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House. That I can guarantee you, that I can tell you. Generations of Indian and Hindu Americans have strengthened our country and strengthened it like few people could ever even believe. Your values of hard work, education and enterprise have truly enriched our nation. But as we all know, we can't have prosperity without security. And that is why we appreciate the great friend India has been to the United States in the fight against radical Islamic terrorism. ये सब सुनकर एंटी हिंदू इकोसिस्टम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इकोसिस्टम भारत के खिलाफ सिर्फ विदेशों से ही काम कर रहा है, बल्कि ये देश के अंदर तो और तेजी से काम करता है। और इसी की तस्वीरें पिछले 2 दिनों से जम्मू कश्मीर विधानसभा से देखने को मिल रही हैं। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में आर्टिकल 370 की वापसी पर खूब हंगामा हो रहा है।
पहले तो सदन में 370 बहाल करने का एक प्रस्ताव पास हुआ और अब नौबत हाथापाई तक पहुंच गई है। आज भी बीजेपी और बाकी विधायकों के बीच यहां हाथापाई, धक्का मुक्की और मारपीट की नौबत आ गई। इसकी शुरुआत तब हुई जब इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख ने आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर पोस्टर लहराया। इसी का बीजेपी ने विरोध किया। बीजेपी के विधायकों ने पोस्टर छीना तो हंगामा और बढ़ गया और बीजेपी विधायकों को फिर मार्शल निकालकर बाहर ले गए। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है और यही सरकार मिलकर आर्टिकल 370 वापस लाना चाहती है। और ऐसा नहीं है कि यह सब नरेंद्र मोदी को नहीं पता है। मोदी सब जान रहे हैं, सब समझ रहे हैं। इसीलिए मोदी ने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि आर्टिकल 370 की वापसी अब कोई नहीं करवा सकता। आजादी के 75 साल बाद जम्मू कश्मीर में बाबा साहब का संविधान लागू हुआ है, लेकिन ये कांग्रेस और उसके साथियों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं कांग्रेस और यहां अगाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा मत बोलो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। और जब तक मोदी पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, कांग्रेस वाले तुम कश्मीर में कुछ नहीं कर पाओगे। कश्मीर में आप केवल और केवल बाबा साहब आंबेडकर का संविधान ही चलेगा। ये मोदी का फैसला है। दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। 2019 में 70 सालों के बाद जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हुआ था और इन पिछले 6 सालों में जम्मू कश्मीर ने तरक्की और खुशहाली का नया सवेरा देखा है। जम्मू कश्मीर से कर्फ्यू, आतंकवाद अब धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। जम्मू कश्मीर विकास के नए रास्तों पर चल रहा है और बस यही उस इकोसिस्टम को अच्छा नहीं लग रहा जिसने पिछले 70 सालों से जम्मू कश्मीर को अशांत करके रखा हुआ है। जम्मू कश्मीर में जब यह सब होता है तो यह सब देखकर पाकिस्तान बहुत खुश होता है, लेकिन भारत के पास एक मजबूत नेतृत्व है जो दृढ़ इच्छा शक्ति रखता है, जिसे पूरा विश्वास है कि अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नामुमकिन है। मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं? अरे जोर से बोलो, ऐसे क्या बोलते हो भाई, है या नहीं है? धारा 370 हटाई, ठीक किया या नहीं किया? जब धारा 370 हटाने का संकल्प मोदी जी ने रखा कानून लेकर, मैं संसद के सामने खड़ा हुआ। ये राहुल बाबा, शरद पवार, ममता, डीएमके सारे काऊ 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 करते रहे, मत करिए मत करिए। मैंने पूछा भाई क्यों न करे, तो उन्होंने कहा कि खून की नदियां बह जाएगी कश्मीर। राहुल बाबा, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने। हमने 370 को हटा दिया। अभी वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार आई, 2 दिन पहले उन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि 370 वापस लानी चाहिए। मैं आज आप सबके बीच में कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी आएगी ना, धारा 370 वापस नहीं आएगी। मोदी विरोधी एक इकोसिस्टम देश में और है। यह वही इकोसिस्टम है जिसने लोकसभा चुनावों में
पूरे देश में संविधान की ऐसी किताबें लहराई थी, झूठ का बाजार खड़ा किया था और कहा था कि मोदी फिर आ गया तो संविधान खत्म हो जाएगा। इस इकोसिस्टम ने झूठ का झुनझुना इतनी तेजी से बजाया कि उसे कामयाबी भी मिल गई। मोदी बहुमत से चूक गए। लेकिन अब इस झूठ की ही तरह इस झूठे आवरण से भी पर्दा उठ रहा है। सवाल यह हो रहा है कि क्या कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम जिस संविधान की कॉपी को लहराते हैं, क्या वो ऐसे ही ब्लैंक है? क्या उसके पन्ने कोरे हैं? यही कांग्रेस, उनका गठबंधन यहां महाराष्ट्र में आकर संविधान की झूठी किताब लहराता है, कोरे कागज वाली। ये कोरे कागज वालों की कटी पतंग का जमाना आ गया है। ये राहुल बाबा नया सीखे। उनके एनजीओ साथियों ने उनको एक संविधान की प्रत पकड़ाई। संविधान प्रचार का मुद्दा नहीं है राहुल बाबा, संविधान फेथ है, विश्वास का मुद्दा है। संविधान के नाम पर वोट मांगते हो और जालसाजी करते हैं लोग। आज महाराष्ट्र में एक सभा में संविधान की प्रतियां बांटी। ऊपर का कवर पेज तो ठीक था, मगर अंदर खाली चौपड़ी थी, कोरी चौपड़ी थी। बोलिए, पूरा पुस्तक एक भी अक्षर नहीं छापा हुआ था। राहुल गांधी, आपने भारत के संविधान का अपमान किया है। आपने बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान किया है। आपने देश की जनता को धोखा देने का काम किया। मैं राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, जिस संविधान को हाथ में रखकर देश की संसद में शपथ ली थी, वो असली था या नकली था? वो आप देश की जनता को बताओ। भाइयों बहनों, जो लोग नकली संविधान को लहराते हैं, उन पर भरोसा करना चाहिए क्या? जोर से बोलो, करना चाहिए क्या? योगी आदित्यनाथ ने आज से यूपी में धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया। वो समाजवादी पार्टी के गढ़ में जाकर अखिलेश यादव के उस नस को दबा रहे हैं जिस पर हमला होने से सबसे ज्यादा पेन होता है और गेन कुछ भी नहीं होता। कहने को ये यूपी की 9 सीटों का उपचुनाव है, लेकिन इसे 2027 का ट्रेलर भी कहा जा रहा है। योगी ने ऐसा क्या दिखा दिया? योगी ने ऐसा क्या कर दिया जिससे उपचुनाव एक तरफा लगने लगा? अखिलेश का जो गुट चल रहा था वो 20 तारीख को खत्म होने वाला है, लेकिन कैसे, इस रिपोर्ट से समझिए। यूपी की 9 सीटों का ताजा रुझान किसके पक्ष में है? क्या योगी के फॉर्मूले से एनडीए 9 की 9 सीट जीत रहा है? क्या इस चुनाव में अखिलेश का पीडीए टूट रहा है? उपचुनाव में वोटिंग से पहले बाबा फायर है। 27 से पहले ही अखिलेश को रिटायर करने पर तुले हैं। चुनाव प्रचार में योगी बहुत एग्रेसिव हैं, तो अखिलेश उतने ही डिफेंसिव हैं। फर्क समझना है तो चुनाव प्रचार की टर्मिनोलॉजी को समझिए। योगी ने आज 3 रैलियां की, मीरापुर, कुंदरकी और गाजियाबाद। तीनों ही जगह उनका अटैक बहुत धारदार था और टारगेट पर अखिलेश यादव थे। आज योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा नहीं लगाया। आज खटाखट, खटपट और सफाचट जैसे शब्दों से अखिलेश पर प्रहार किया। योगी ने ऐसा क्यों किया? बटेंगे तो कटेंगे से योगी ने अखिलेश के पीडीए को तितर बितर कर दिया है। अखिलेश 20 दिन से उसी की काट खोजने में लगे हैं। योगी के हिंदू वोट का हवा ऐसा है कि अखिलेश दिन रात उसी में उलझे हैं। उनके ट्वीट का मजमून देखिए, डरा हुआ इंसान, नकली मुस्कान, प्रतिशत में समझो तो 100 की 100 और बीजेपी हार रही 9 की 9। योगी अखिलेश को अपने पहले नारे में ही उलझाकर आगे बढ़ गए हैं और समाजवादी पार्टी को सफाचट करने में लग गए हैं। ये समाजवादी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। पहले तो सपा और कांग्रेस में एक प्रकार का तलाक सा हो गया है, दोनों ने छोड़ दिया है।
दोनों में फिर से वही खटपट शुरू हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने आपके बीच में कहा था खटाखट खटाखट। एक खटाखट का लाभ मिला क्या किसी को? मिला क्या इनके खटाखट का लाभ? बहनों और भाइयों, अब दोनों में खटपट शुरू हो गई और उसी की तैयारी है, उसी का आह्वान करने के लिए आज हम आए हैं। उन्होंने खटाखट के नाम पर आपको बहकाया, जनता जनार्दन को गुमराह किया, गलत मार्ग पर ले जाने का कुत्सित प्रयास किया। अवसर है अब इस समाजवादी पार्टी का सपाचट करने का। योगी के पहले अटैक ने अखिलेश को कितना बड़ा सेटबैक दिया है, ये समाजवादी पार्टी के पोस्टरों से समझ सकते हैं। वहीं योगी हिट पर हिट मारते जा रहे हैं, प्रचार में ही 100% की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। अखिलेश को बाबा की गुगली समझ नहीं आ रही है। बाबा ने मीरापुर में बाउंसर मारा, नया नारा दिया, जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। साथ में कन्नौज अयोध्या के सपाई ब्रांड पर प्रहार किया। बाबा का नया नारा अखिलेश और समाजवादी पार्टी के पीडीए को तहस नहस कर सकता है। महिला सुरक्षा अखिलेश यादव के शासन की सबसे कमजोर कड़ी रही है, जबकि योगी के शासन की सबसे बड़ी ताकत है। नए नारे से सपा की उसी कमजोर नस पर नस्ता चुबो दिया है। नए नारे से बाबा ने आधी आबादी को जोड़ लिया है। 7.5 साल में योगी ने कैराना मॉडल ध्वस्त कर दिया है। यूपी का उपचुनाव योगी इन्हीं मुद्दों पर ले आए हैं। अखिलेश के पास इन मुद्दों के जवाब नहीं है। कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वह नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। पिछले 7.5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार प्रदेश में है। आपने देखा होगा, बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। उसे मालूम है बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो इसके दुष्परिणाम क्या होने जा रहे हैं। उसे मालूम है कि बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कीमत किस रूप में उसे चुकानी पड़ेगी। उसे मालूम है कि दंगों की कीमत किस रूप में उसे चुकानी पड़ेगी। अब तो दंगा नहीं हो रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अब तो कैराना में पलायन भी नहीं हो रहा है। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट पर आरएलडी की कैंडिडेट मिथिलेश पाल का मुकाबला समाजवादी पार्टी की सुंबुल राणा से है। सुंबुल राणा पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू है। मीरापुर में मुस्लिम जाट और दलित वोटर जीत हार तय करते हैं। यहाँ कुल वोटर 3,25,000 हैं, मुस्लिम 1,30,000, दलित वोटर 50,000, जाट 35,000, पाल 20,000, सैनी 20,000, गुर्जर 18,000, बाकी जातियों के वोट करीब 50,000 हैं। योगी मीरापुर के चुनाव को अगर 80-20 पर ले आए तो एनडीए को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ योगी ही फैक्टर है, इसीलिए मुस्लिम एक साथ हैं और साइकिल पर मोहर लगाएगा। इसीलिए मीरापुर में योगी ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाई और समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट की फैमिली का इतिहास भी बताया। याद करिए, ये वही समाजवादी पार्टी है और इनके प्रत्याशी मुजफ्फरनगर दंगे का सरगना भी तो है।
बहनों और भाइयों, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था। और याद करिए, तब समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया और आज के समाजवादी पार्टी के भी मुखिया उन दंगाइयों को अपने सरकारी आवास पे बुला करके सम्मानित कर रहे थे। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, करहल, सीसामऊ, खैर, मंझवा, कटेहरी और फूलपुर। पहले चुनाव 13 तारीख को होने थे, अब 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे। अखिलेश ने तारीख बदलने पर योगी सरकार को जमकर कोसा था। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि बीजेपी हार के डर से तारीखें बदलवा रही है। योगी ने अब इसका जवाब दिया है। चुनाव की तारीखें कार्तिक पूर्णिमा की वजह से बदलवाई गई हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर पश्चिमी यूपी के लोग गढ़मुक्तेश्वर और सुर्ख तीर्थ की यात्रा पर जाते हैं, वहीं रात्रि विश्राम करते हैं। हिंदू कार्तिक मेलों में चले जाते हैं। योगी और जयंत चौधरी ने मीरापुर में कहा कि समाजवादी पार्टी इसलिए तारीखें बदलने पर खफा है क्योंकि वो सोच रहे थे कि हिंदू गंगा मेले में चले जाएंगे और तुष्टीकरण करने वाले चुनाव जीत लेंगे। इसीलिए जब तारीखें बदली तो अखिलेश को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी। चुनाव आयोग से हमने दरखास्त गुजारिश की थी। ये चुनाव 13 तारीख का था और चुनाव आयोग ने सभी तकनीकी पहलुओं पर विचार करते हुए हमारे दरखास्त को स्वीकारा और चुनाव को 20 तारीख तक किया। बहुत बड़ी संख्या और तादाद में गांव देहात के लोग, खासतौर से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग कार्तिक पूर्णिमा के इस महोत्सव में गंगा स्नान के लिए जाते हैं। सह परिवार जाते नहीं जाते। विपक्षी कुछ नेता और पार्टियों को हजम नहीं हुआ। सीधी बात है, वे चाहते थे कि गांव देहात के जो लोग यहाँ एकत्रित है, सब समाज के लोग हैं, सीधे ईमानदार सच्चे लोग हैं। वे चाहते थे कि आप तो अपनी परंपरा और भावना के अनुरूप वहां गंगा स्नान करो और उनके आपके पीछे आपकी वोट पे कब्जा मार के ये किसी तरह से यहाँ गड़बड़ा के मीरापुर करना। योगी के लिए मुरादाबाद की कुदर की सीट सबसे बड़ा चैलेंज है। इसकी वजह यहां का धर्म काटा है। कुंदरकी में मुस्लिम 60% हैं, जबकि हिंदू 40% के करीब हैं। अगर योगी का रामपुर फॉर्मूला यहां चल गया तो बीजेपी उपचुनाव में साइकिल को पंचर कर सकती है। बीएसपी ने यहां मुसलमान कैंडिडेट दिया है। अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ और हिंदू वोट एकजुट हुए तो पासा पलट सकता है। योगी यहां के प्रोग्रेसिव मुस्लिम को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके लिए सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य प्राथमिकता है। इसीलिए कुंदरकी में योगी ने कहा, ताली दोनों हाथ से बजती है। और अपने साथ कोई पर्व और त्योहार हो, हर पर्व और त्योहार, हर जाति, हर समुदाय को अपने पर्व और त्योहार उल्लास के साथ मनाने का अपना अधिकार मिलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर हैं, सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। होली और दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी तो ईद और क्रिसमस में भी कोई विघ्न बाधा पैदा नहीं होगी। लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है, इन सबको सुनिश्चित करना होगा। और वही सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने कहा था, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, माफिया और उनके आकाओं के लिए जीरो टॉलरेंस, सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी की नहीं करेंगे। पिछले 7.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की इस यात्रा को आप सबने अपनी आंखों से देखा है। उसका लाभ इस कुंदरकी को भी मिलना चाहिए, इसीलिए आह्वान करने के लिए। कुंदरकी में योगी की प्लानिंग से समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आ गई है। उनके कैंडिडेट हाजी रिजवान अभी से चिल्ला रहे हैं कि हमें जेल में डाल दो। वो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस समाजवादी पार्टी को प्रचार नहीं करने दे रही, उनके समर्थकों को पुलिस से परेशान करवाया जा रहा है। ये पुलिस जो है, ये चुनाव जो है, ये राम भी नहीं लड़ रहा, ये चुनाव पुलिस लड़ रही है।
पुलिस के बल पर जो है ये चुनाव लड़ा जा रहा है और लोगों को भयभीत किया जा रहा है। लोगों को आईडी मांग मांग कर अब तमाम, अभी चाहे सलेमपुर गांव हो, चाहे आपका नाजरपुर गांव हो, आपका जो क्या नाम भूजपुर गांव हो, इनमें तमाम में जो है आईडियाँ दरोगाओं ने जबरदस्ती आईडी लेने का काम किया है। गाजियाबाद बीजेपी का अभेद दुर्ग है। अखिलेश इसी किले को ढाने का सपना देख रहे हैं। गाजियाबाद में प्रचार करते हुए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के सबसे बड़े शहरी गढ़ में ही उसे हराएंगे। लोकसभा में जैसे अयोध्या में हराया था, वैसे ही उपचुनाव में गाजियाबाद में हराएंगे। अखिलेश ने गाजियाबाद में अपने पुराने काम गिनाए और बाबा पर निशाना लगाया। देखिए, गाजियाबाद शुरुआत है और मैं तो चाहता हूं कि दिल्ली से बेहतर गाजियाबाद बने। इसका प्रयास हम लोगों ने किया अपनी सरकार में। तमाम वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जो बहुत ज़रूरी थे गाजियाबाद के लिए, वो नेताजी ने, या पुराने जो आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर काम, वो कांग्रेस के ज़माने के दिखेंगे। इनका तो कोई काम दिखता ही नहीं है।